हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से एक और नई क्लास में। तो आज से हम यूपी पीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो है 100 आपका डेज का जो है टारगेट लेकर के आए हैं। ठीक है, इन क्लासेस के थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपना पॉइंट टू पॉइंट यानी कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज से हमारी क्लास डेली जो है हुआ करेगी और आज जो है हमारी क्लास का जो है पहला दिन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारी क्लास जो है रोज़ाना 8 बजे होगी, तो क्लास से जुड़ना ना भूलें और ये यूट्यूब पर जो है फ्री अवेलेबल रहेगी। चलते हैं, देखिए हमारा जो आपका आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य और रोकथाम के सिद्धांत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सामुदायिक जो आपका स्वास्थ्य है, उसका अर्थ क्या है? ठीक है, उसका परिचय हम देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा फ़ोकस रहेगा, रोकथाम के 4 स्तंभों पर रहेगा, यानी रोकथाम के जो आपके पिलर हैं, कितने हैं? 4 हैं, ठीक है? उसके बाद में बीमारी को जड़ से जो है आपको समझना है और उसकी रोकथाम को कैसे आपको जो है प्रतिबंधित करना है, यानी उसको रोकना है, इस बारे में हम डीपली जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो आपका पहला है सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, वन लाइनर में पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य की जो सही परिभाषा है वह क्या है? तो आप जो है जिस पद पर बैठने जा रहे हैं या फिर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको वहाँ पर जाकर काम क्या करना है, सामुदायिक स्वास्थ्य होता क्या है? अगर परिभाषा की बात करें, तो यह चिकित्सा विज्ञान और जन स्वास्थ्य का एक संगम आप इसे कह सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो है संगठित प्रयास, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता के माध्यम से जो है रोगों को रोकना है, जीवन स्तर जो है बेहतर बनाना है। यानी हम कोविड-19 के उदाहरण से जो है इसे समझ सकते हैं। ठीक है? जिस तरह आपका कोविड-19 आया, कोविड-19 कोई एक मतलब एक मानव, एक मनुष्य में होने वाली बीमारी नहीं थी, वह एक सामुदायिक बीमारी थी। अगर एक व्यक्ति को हो रही है, उससे दूसरे व्यक्ति को हो रही है, तो उससे क्या था, पूरे समाज को जो है आपके नुकसान उठाना पड़ा। उसी के साथ-साथ इसके मुख्य लक्षण सिर्फ़ एक व्यक्ति का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को बीमार होने से बचाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य का जो आपका दायरा होता है, वो देख लेते हैं। देखिए, यह केवल दवा देने तक सीमित नहीं रहता। इसमें इन चीज़ों का गहरा अध्ययन करना होता है, जैसे आपका पर्यावरण, ठीक है? हमारे आस-पास का जो माहौल है, यानी पीने का पानी की जो सुरक्षा है, स्वच्छता, वायु की जो गुणवत्ता है और जो आपके आवास जैसे कारक हैं, इनमें सुधार करना जो है, इसमें शामिल है। उसके बाद आपका व्यवहार, लोगों की आदतें, ठीक है? इससे जुड़े आपके संबंधित मुद्दे सभी। उसके बाद में आपकी सामाजिक स्थिति, यानी रहन-सहन का जो स्तर है, वो कैसा है, ठीक है? जैसे आप इसमें समझ सकते हैं कि सामाजिक निर्धारक जैसे कि गरीबी, शिक्षा, इसमें जो है आदि इसमें शामिल है। इसके बाद में आपके रोकथाम के कितने स्तंभ होते हैं? रोकथाम के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर होते हैं, ठीक है? एक होता है आपका प्रिमोर्डियल, दूसरा होता है आपका प्राइमरी, तीसरा आपका सेकेंडरी और आपका चौथा होता है टर्टियरी, यानी कि आपका तृतीयक, ठीक है? तो ये जो आपका परीक्षा और व्यावहारिक ज्ञान के लिए सबसे जो है तकनीकी हिस्सा माना जाता है, ठीक है? चलते हैं, देखिए आपका जो मूल रोकथाम है, उसको आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है। जैसे यह तब की बात है जब बीमारी का कोई खतरा भी जो है मौजूद नहीं हो, उससे पहले, यानी कि बीमारी होने से पहले ही जो है मतलब उसको आने से रोकना। यानी अगर देखें तो खतरे को जो है पैदा होने से पहले ही रोक देना। और हमारा जो बिल्कुल ध्यान केंद्रित होना चाहिए, समस्या को जो है जड़ से खत्म करने पर होना चाहिए, यानी समस्या की जो जड़ है उसका प्रहार करना, उसको खत्म करना। ठीक है? अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, इसकी मूल रोकथाम को, इसमें क्या-क्या शामिल है? जैसे बच्चों की शिक्षा में अगर हम देखें, तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना कि जंक फूड खाना जो है आपके शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है? नतीजा क्या होता है, ताकि भविष्य में जो मोटापा जैसी रिस्क जो फैक्टर बने हैं, आज वर्तमान में आप देखें तो जो आपका मोटापा है बहुत जो है गंभीर एक मुद्दा बन चुका है। तो ये क कैसे होता है? ये आपका जंक फूड खाने से होता है। अगर हम बच्चों को पहले से जो है इस से संबंधित जो है जागरूकता उनको जो है बताएँगे, तो वो क्या करेंगे, इस बात को समझेंगे और आगे जाकर जो है इस पर अमल भी करेंगे। ठीक है? इसके बाद में यहाँ हम बीमारी को नहीं बल्कि खराब आदतों
रक्तों को रोकने का जो है यहाँ पर प्रयास करते हैं आपके मूल रोकथामों में। इसके बाद आप बात करते हैं आपकी प्राथमिक जो रोकथाम आती है, ठीक है? प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें आपकी स्थिति क्या होगी कि खतरा मौजूद है लेकिन बीमारी अभी हुई नहीं है, ठीक है? खतरा अभी मौजूद है लेकिन उस बीमारी से बचना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 में, ठीक है? कोविड-19 में मान लीजिए किसी को अगर जो है कोविड-19 हो गया है, तो उस व्यक्ति को जो है क्या बिल्कुल अलग रखा गया ताकि और लोगों में जो है वह बीमारी ना फैले, ठीक है? तो बीमारी होने से पहले, ठीक है? खतरा मौजूद है लेकिन बीमारी अभी हुई नहीं है। इसका उद्देश्य क्या होगा? खतरे को जो है शरीर तक पहुँचने से रोक देना, ठीक है? यानी उस बीमारी और शरीर के बीच में जो है आपको एक दीवार खड़ी करनी है, ठीक है? सुरक्षा कवच जो है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उदाहरण की बात करें प्राथमिक रोकथाम में, तो आपका आता है मच्छरदानी। भाई, जिस प्रकार से आप गर्मियों में देखते हैं, देखिए मच्छर के काटने से हमें जो है गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, मलेरिया जैसी जो है बीमारी हो सकती है। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोक सकते हैं पहले से ही जो है मच्छरदानी का यूज़ करें, ठीक है? या फिर टीकाकरण, इसका एक अच्छा बचाव है। दूसरा हम देख लेते हैं तृतीयक आपकी जो रोकथाम है, ठीक है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, बीमारी हो चुकी है, लेकिन अभी शुरुआती जो है उसका चरण है। यानी बीमारी हो चुकी है लेकिन जो है आप पहली स्टेज पर हैं, सिर्फ़ संक्रमित हुए हैं, ठीक है? इसका उद्देश्य आपका बीमारी को जो है जल्दी से पकड़ना, उसके लिए क्या करना होगा आपको जाँच वगैरह करानी होगी, ठीक है? बीमारी को जल्दी से पकड़ना ताकि जो है गंभीर स्थिति पैदा ना हो। तो उसकी जाँच कराएँगे आप, स्क्रीनिंग कराएँगे, ठीक है? ये इसके जो है रहेंगे। इसका उदाहरण देखें, अगर द्वितीयक रोकथाम का हम उदाहरण देखें, जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर है, छाती में आपके जो है गाँठ जैसा आपको महसूस होने पर तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसको जाँच कराएँगे, क्या भई एक गाँठ है या फिर कोई मुझे ऐसे ही जो है वहम वगैरह है। स्कूल हेल्थ, अगर स्कूल में बच्चों की जो आँखें हैं उसका, क्योंकि समय दर समय जो है स्कूलों में या फिर आपके जो है गाँव में कैंप लगाए जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको जो है आँखों की जाँच वगैरह कराना। तो अगर मान लीजिए शुरुआत है, बच्चे की आँखों पर फ़र्क पड़ना, उसे दिखना जो है कम हो गया है, तो आप उसकी जाँच कराएँगे, शुरुआती लक्षण है, आप पकड़ लेंगे। उसके बाद में इससे लग आपको जो लाभ है वो क्या होगा? आपको क्या बेनिफिट होगा? जल्दी पकड़े जाने पर जो है इलाज जो है आसान भी होता है और संभव भी। उस बीमारी को रोका जा सकता है पूर्णतः रूप से। उसके बाद में आपका लास्ट जो स्टेज है इसकी तृतीयक रोकथाम, जिसको टर्टियरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसमें क्या स्थिति उत्पन्न होती है? बीमारी जो है गंभीर हो चुकी है और नुकसान कर चुकी है। बीमारी जो आपको है शरीर को जो है हो चुकी है, उस शरीर को जो है बीमारी कर चुकी है, ठीक है? उद्देश्य क्या रहेगा आपका? अब जो है बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो सकता है इस स्टेज पर। इसीलिए लक्ष्य जो है आपका विकलांगता को कम करना, ठीक है? ऐसे जो है इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर एक्शन की बात करें तो इसमें होता है पुनर्वास, ठीक है? अब बात करें इसके उदाहरण की, जैसे मान लीजिए आपको पोलियो हो चुका है। बीमारी होने के बाद में यानी आपको जो है पोलियो है, तो उसके बाद में क्या है पैरों में जो है कैलिपर्स का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आप जो है चलने में सहायता हो आपको, ठीक है? ठीक है? शरीर की मतलब फिजियोथेरेपी की बात करें तो शरीर की जो कार्य क्षमता है उसको वापस लाने की कोशिश की जा सकती है। और इसमें फ़ोकस किस बात पर रहता है? जीवन की जो गुणवत्ता है सिर्फ़ उसको सुधारना रहता है। कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। भाई 95% की मैं बात कर रही हूँ, कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जो है सुधारने की जो है कोशिश की जा सकती है। अगर एक नज़र में देखें हम, तो आपके जो 4 स्तंभ है रोकथाम के, उसको देख लेते हैं। जैसे आपका प्रिमोर्डियल है, ठीक है? प्रिमोर्डियल है, जैसे रिस्क जो है फैक्टर नहीं है, यानी कि जैसे आपका जंक फूड से बचाना बच्चों को, ठीक है? उसके बाद में प्राइमरी की बात करें, रिस्क क्या है? बीमारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? टीकाकरण करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम मच्छरदानी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जो है इन्फेक्शन होने से आपको बचाया जा सके। उसके बाद में आपकी सेकेंडरी देख लेते हैं। बीमारी शुरू हो गई है लेकिन जल्दी पकड़ ली गई है, उसका क्या हो सकता है? जाँच करने के बाद में निवारण किया जा सकता है। लेकिन लास्ट आता है आपका टर्टियरी, इसका क्या होगा? आपको गंभीर बीमारी या विकलांगता जो है से आप ग्रसित हो सकते हैं और सिर्फ़ इसको क्या किया जा सकता है? इसको जो है आप जो है कम कर सकते हैं, ठीक है? संपूर्णतः जो है इसे जड़ से जो है खत्म नहीं कर सकते। अगर परीक्षा के लिए विशेष टिप देखें, तो जो आपकी जो प्राइमरी, ठीक है? प्राइमरी और आपकी जो प्रिमोर्डियल होती है, इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, जो आपकी प्रिमोर्डियल होता है, इसमें रिस्क बनने से जो है रोका जा सकता है, आदत को सुधारना इसमें आता है। लेकिन प्राइमरी में क्या है? रिस्क से बचना होता है, ठीक है? रिस्क से बचना होता है।
अगर महत्वपूर्ण नियम की बात करें तो स्क्रीन शब्द हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है? और डिसेबिलिटी लिमिटेशन जो है हमेशा टेरिटरी प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है? इसको आप जो है यहाँ पर इसमें अंतर देख सकते हैं। उसके बाद में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की अगर संरचना की बात करें तो उसका एक छोटा-सा परिचय देख लेते हैं। जैसे बुनियादी ढांचे का अवलोकन, इसमें आपका विषय ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना और क्या कार्य यानी ग्रामीण आपका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी संरचना कैसी है और किस प्रकार से वह कार्य जो है करता है इस क्षेत्र में। उद्देश्य क्या रहेगा, भारत में जो ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र है उसको गहराई से समझना, ठीक है? उसका अवलोकन करना और साथ ही साथ दृष्टिकोण क्या है, यह हम जानेंगे कि गाँव से लेकर के ब्लॉक स्तर तक जो अस्पताल है कैसे बँटे हुए हैं, ठीक है? गाँव में किस-किस प्रकार के जो हैं आपके केंद्र वगैरह खोले गए हैं, ठीक है? और ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार के जो आपके अस्पताल शामिल है इसमें। तो स्वास्थ्य तंत्र को हम कैसे समझेंगे? इसको हम पिरामिड के द्वारा समझेंगे, ठीक है? ठीक है, इसमें देखें अगर ग्रामीण स्वास्थ्य को एक सीढ़ी या फिर पिरामिड के रूप में सोचें, तो हम नीचे से ऊपर की ओर जो है बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला आपका उपकेंद्र होता है, दूसरा आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और तीसरा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसके बारे में अगर पहला जो आपका देखें स्तर आपका उपकेंद्र नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है? तो आपका जो है इसे क्या कहते हैं, यह जो है आपकी सबसे निचली इकाई होती है। साथ ही साथ यह स्वास्थ्य विभाग की वह चौकी होती है जो गाँव और लोगों के सबसे करीब की जो है एक स्तर माना जाता है। यानी गाँव गाँव के जो लोग होते हैं, ठीक है? उसके सबसे करीबी जो क्या है उपकेंद्र, सबसे निचला तंत्र माना जाता है। इसके बाद में इसे जो है पूरे सिस्टम का आधार भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि भई जिस चीज़ पर कोई जो है सिस्टम खड़ा होगा उसी को तो आधार मानेंगे। तो सबसे नज़दीकी यानी कि गाँव में जो आम जो जनता है, आम मानव है, उनके साथ में जो आपका बातचीत का जो माध्यम है, सबसे सरल तरीका है आपका उपकेंद्र, ठीक है? उसके बाद में बात कर लेते हैं उपकेंद्र, यहाँ पर आबादी या फिर स्टाफिंग किस-किस प्रकार से जो आपकी ये आशा कार्यकर्ती है या और जो है अदर इसमें जो है महिलाएँ शामिल हैं, वो कैसे-कैसे काम करती हैं। जैसे आबादी का नियम देखें, तो अगर मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर 5,000 की आबादी पर जो है 1 उपकेंद्र आपका शामिल होगा। अगर वहीं आपका पहाड़ी या फिर आदिवासी इलाका है, क्योंकि आपका पहाड़ी क्षेत्र में और आदिवासी इलाके में क्या होता है, आपकी जो आबादी है, वह देखने को कम मिलती है। तो इसमें 3,000 आबादी पर 1 उपकेंद्र रहेगा। और यह क्वेश्चन आपका जो मुख्य सचिव का हुआ था ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैदानी इलाका है, तो कितनी आबादी पर 1 उपकेंद्र खोला जाएगा? तो कितनी पर? 5,000 पर। और वहीं अगर आपका पहाड़ी या फिर जो है आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर 3,000। अब बात कर लेते हैं स्टाफ का। महत्वपूर्ण यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता क्योंकि गाँव में कोई महत्वपूर्ण डॉक्टर तो नहीं होता सरकारी। लेकिन वहाँ क्या होता है एक टीम होती है, जो आपकी महिला स्वास्थ्यकर्ता होती है और साथ ही साथ में जो है पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी होते हैं और साथ-साथ इनके साथ जो है अदर महिलाएँ जुड़ी होती हैं। इनके और संपर्क भी होते हैं जैसे आशा होती हैं, ठीक है? वो भी हम आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं उपकेंद्र, इसके मुख्य काम क्या होते हैं? देखिए गाँव में जैसे गाँव में नीचे सबसे निचले स्तर पर गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनका पंजीकरण करना, उनके जो है टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना, किस-किस मंथ पर जो है उनको टीके दिए जाते हैं, उनको जाकर के घर-घर जाकर के उनको सूचना प्रदान करना, ठीक है? फिर बच्चा होने के बाद मान लीजिए कोई जो है और बच्चा नहीं चाहती है, उसको जो है परिवार नियोजन की जो स्टेप्स हैं वो समझाना, कैसे-कैसे जो है आप परिवार को जो है नियोजित कर सकती हैं, कैसे रोकथाम कर सकती हैं, जिससे जो है आप गर्भवती आदि ना जो है ठहरे। उसके बाद में उसके बुनियादी इलाज क्या हो सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको बुखार है, दस्त है, इसके बुनियादी जो इलाज है वो कैसे जो है आप रोक सकते हैं, ये इसमें शामिल है। उसके बाद में आ जाता है दूसरा स्तर आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, ठीक है? देखिए इसकी अगर बात करें तो यह वह जगह है जहाँ ग्रामीण को पहली बार डॉक्टर मिलता है। आपको सब सेंटर पर यानी उपकेंद्र पर जो है डॉक्टर नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर जो होता है आपका स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको डॉक्टर देखने को मिलता है। इसे ही जो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है? यानी पहला संपर्क बिंदु। और यह स्थान जो है उपकेंद्र से ऊपर का स्तर है, यानी नीचे से दूसरे स्तर का, ठीक है? यहाँ पर आपको डॉक्टर देखने को मिलता है। अब यहाँ भी आबादी और बड़ी यहाँ क्या होगा जब सेकंड स्तर है और यहाँ पर डॉक्टर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आबादी का जो है स्तर वह भी बढ़ जाता है। अगर बात करें इसमें भी 2 जो है इलाके बाँटे गए हैं, एक आपका मैदानी इलाका, जहाँ 30,000 की आबादी पर एक आपका जो है क्या होगा प्राथमिक
केंद्र होगा। उसके बाद में अगर पहाड़ी और आदिवासी इलाका देखें तो वहाँ पर 20,000 आबादी पर जो 20,000 लोगों की जनसंख्या है, उसकी आबादी पर एक आपको जो है प्राथमिक केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है? स्टाफ की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रभारी होता है जिसे एमबीबीएस डॉक्टर बोलते हैं। सहायक टीम होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होती हैं, लैब टेक्नीशियंस और आपके अदर जो है टीम मेंबर भी इसमें जो है जुड़े होते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी जो है समझ सकते हैं। एक आपका मेन डॉक्टर होगा, उनके साथ में जो है उनके नर्स वगैरह भी होंगी। कोई मतलब ब्लड ब्लड टेस्ट करना, कहीं आपका जो है मूत्र वगैरह ये सब इनकी जाँच होती है, तो उनको जो है एक टीम की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ उनके साथ एक मेन डॉक्टर भी होता है। उसके बाद आपकी जो पीएससी जो आपकी प्राथमिक केंद्र होता है, उसमें जो मिलने वाली जो है सुविधाएँ हम देख लेते हैं क्या-क्या होनी चाहिए क्योंकि ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ मरीजों के रुकने के लिए जो है 4 से 6 बेड जो है होने चाहिए आपके प्राथमिक केंद्र पर। ठीक है? उपकेंद्र पर ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन प्राथमिक केंद्र पर होने चाहिए। बुनियादी जो लैब टेस्ट है उसकी सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है? अगर अंतर देखें उपकेंद्र और इसमें तो ये उसके विपरीत है। यहाँ मरीज को जो है भर्ती करके इलाज कराया जा सकता है लेकिन उपकेंद्र पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ़ रोकथाम के लिए आपको जानकारी सुलभ कराई जाती है या फिर कुछ जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका तीसरा स्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है? ये सबसे ऊँचला स्तर है, ठीक है? यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तर का जो है बड़ा अस्पताल देखने को मिलता है, ठीक है? अगर तकनीकी नाम इसकी बात देखें तो ये इसे जो है एफआरयू यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पर पीएससी यानी कि जो आपका प्राथमिक केंद्र है उसमें इलाज संभव न हो तो मरीज को जो है रेफर कर दिया जाता है। अब समझिए इसको देखिए आपका सब सेंटर था वहाँ पर जो है भर्ती करने का, इलाज करने का कोई तरीका नहीं था। वहाँ पर जो है आपकी प्राथमिक जाँचें मतलब प्राथमिक जो है आपको रोकथाम की जो है सलाह दी जानी थी। लेकिन दूसरे स्तर पर जहाँ हम आते हैं वहाँ पर आपको क्या था, आपको भर्ती करने की भी थी और वहाँ पर डॉक्टर वगैरह भी यानी आपको जो है ठीक करने की सुविधा वहाँ पर थी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो प्राथमिक केंद्र है वहाँ पर किसी मरीज़ का इलाज नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से जो है वो उसको रेफ़र कर देगा कहाँ पर? आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यानी कि आपके तीसरे स्तर पर। ठीक है? इसके बाद आता है सीएचसी आबादी का दायरा क्या है? जिस प्रकार से हमने उपकेंद्र का देखा, फिर प्राथमिक केंद्र का देखा, अब सीएचसी यानी सामुदायिक जो आपका स्वास्थ्य केंद्र होगा, इसकी भी आबादी का दायरा दिया गया है और ये बहुत बार जो है पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से तो नहीं आया लेकिन प्राथमिक से आया था। तो मैदानी इलाके की बात करें, मैदानी इलाके में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो 1,20,000 लोगों पर एक जो है आपका केंद्र होगा। साथ ही साथ पहाड़ी जो इलाका है या फिर जनजाति वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है 80,000 तक जो है लोगों पर एक केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। दायरे की बात करें तो यहाँ जो है कई पीएचसी और दर्जनों उपकेंद्रों को कवर किया जाता है। यहाँ पर जो है जैसे प्राथमिक केंद्र था ना, उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यानी जो आपका सीएचसी होगा, इसमें कई सारे जो है प्राथमिक केंद्रों को शामिल किया जाएगा। अब बात आते हैं विशेषज्ञ की टीम। देखिए यहाँ 4 इस जो आपका तीसरा जो आपका अ, चरण है इसमें या फिर कह सकते हैं तीसरा जो आपका सामुदायिक केंद्र है जो सबसे ऊँचला माना जाता है, सामुदायिक केंद्र। यहाँ पर जो है विशेषज्ञ होने अनिवार्य है वो भी 4 जिसमें आपका सर्जन भी होना चाहिए, फिजिशियन भी होना चाहिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी होने चाहिए और साथ-साथ आपका बाल रोग विशेषज्ञ भी होने चाहिए। ठीक है? इसके बाद आती है आपकी सीएससी की जो उन्नत जो सुविधाएँ होती हैं, जो मनुष्य को वहाँ पर मरीज को जो है से संबंधित है। जैसे बेड की बात करें तो 30 बेड की क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है? सर्जरी की बात करें ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध होना चाहिए, एक्स-रे मशीन की भी सुविधा होनी चाहिए और साथ ही साथ मान लीजिए किसी गर्भवती महिला को रेफर कर दिया गया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए लेबर रूम भी होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। अब एक नज़र में हम ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को समझ लेते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा एक आपका उपकेंद्र था, फिर आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। ठीक है? 3 स्तरों पर इसको बाँटा गया है। सबसे निचला आपका सब सेंटर यानी कि उपकेंद्र और सबसे ऊँचला आपका सामुदायिक स्वास्थ्य है। वहीं जहाँ आपको गाँव में आपके होते हैं कौन से उपकेंद्र, इसमें आपको क्या होता है डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं। आबादी की बात करें 3 से 5,000 ठीक है? मैदानी और आपका पहाड़ी दोनों इसमें शामिल है। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर आपको पहला डॉक्टर प्राप्त होता है और यहाँ पर बेड सीट्स की यानी बेड होने चाहिए 4 से 6 बेड आपको अनिवार्य चाहिए ही चाहिए। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपकी आबादी की मतलब संख्या बढ़ जाती है 20,000 से 30,000 तक।
उसके बाद जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यहाँ पर जो है विशेषज्ञ होते हैं और साथ ही साथ 30 बेड प्लस जो है आपके यहाँ पर एक्स-रे, ओटीज़, ठीक है? ये सब चीज़ें, सुविधाएँ होनी चाहिए और 80,000 से 1,20,000 आबादी तक जो है यहाँ पर कवर किया जा सकता है। इसके बाद में देख लेते हैं, देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य के 3 स्तंभ अभी हमने देखा, ठीक है? जिस पर आपकी महिला कार्यकर्ता होती हैं, उसके बाद में आपकी क्या होती हैं, एक डॉक्टर और उसके बाद में जो है आपके बड़ा डॉक्टर। अब यहाँ पर आशा, एएनएम या फिर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होती हैं, उनकी भी जो है भूमिका और जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हम देखेंगे। परिचय की अगर बात करें, ज़मीनी कार्यकर्ता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से अच्छी तरह भली-भाँति जो है जुड़ी होती हैं। टीम वर्क की बात करें तो ग्रामीण स्वास्थ्य केवल एक डॉक्टर या अस्पताल का काम नहीं होता। यहाँ 3 प्रमुख जो है भूमिकाएँ शामिल है इसमें। जैसे आपकी आशा, जो आपकी एएनएम है वो और जो आपकी एडब्ल्यूडब्ल्यू है यानी कि आपकी आंगनवाड़ी जो आपकी कार्यकर्ता है वो। ये तीनों अलग-अलग होते हुए भी एक सिस्टम की तरह कार्य करती हैं गाँव में, ठीक है? किसी भी क्षेत्र में। इसके बाद देख लेते हैं आशा कौन बन सकती है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आशा का अगर पूरा नाम देखें हम, तो आशा का एएसएचए, ए से आपका एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एडविटिस्ट, ठीक है? सामाजिक नियम की अगर बात करें, वह उसी गाँव की जो है बहु विवाहित या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा महिला होनी चाहिए। किसे नहीं चुना जा सकता, गाँव की बेटी का चयन नहीं होता है क्योंकि शादी के बाद वह गाँव छोड़कर जो है चली जाती है। ये भी आपसे जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है। आयु और शिक्षा की बात करें तो कम से कम आपको जो है 25 से वर्ष की वह होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष की। शिक्षा की बात करें तो कम से कम 8वीं पास उसको होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है? इसके बाद में आप आशा जो है आपकी नौकरी नहीं है, एक स्वैच्छिक सेवा है, यानी कि वह अपनी इच्छा से जो है सेवा कर सकती है उस गाँव की, उस क्षेत्र की। आपका यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक जो है सेवा है। उन्हें जो है फिक्स सैलरी नहीं बल्कि काम के बदले जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो कमाई जैसा कोई इसमें आपका ज़रिया इसे नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि वो जो है मतलब जो काम करती हैं, उनके बदले में जो प्रोत्साहन राशि उनको दी जाती है, एक प्रकार से जो है उनका सैलरी उसको मान सकते हैं, लेकिन एक फिक्स सैलरी नहीं है। उदाहरण की अगर बात करें, तो आपका संस्थागत जो प्रसव होता है, उसके संबंध में अस्पताल में डिलीवरी कराने पर एक महिला जैसे एक आशा जो है महिला को लेकर के जाती है और वो अस्पताल में ले जाकर सरकारी अस्पताल में ले जाकर के एक महिला की डिलीवरी करा रही है, तो एक महिला पर एक डिलीवरी पर उसको ₹600 जो है दिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात है। वहीं अगर बात करें टीकाकरण, तो बच्चे का जो पूर्ण टीकाकरण करवाने पर अलग से उसको पैसा दिया जाता है। मान लीजिए भई बच्चे को ऐसा है कि पहले महीने पर ये टीका लगेगा, 3 महीने पर ये लगेगा, इस प्रकार के जब वो टीकाकरण को जो है कंप्लीट कराती है, तो उसको उसके लिए अलग शुल्क दिया जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं आशा की ड्रग किट। इसमें क्या-क्या आशा को दिया जाता है? इसमें आपको पैरासिटामोल जो आपकी बुखार की दवाई होती है, वो दी जाती है। बच्चों के लिए ओआरएस दिया जाता है, ठीक है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, ठीक है? रिहाइड्रेशन। उसके बाद है आपके परिवार नियोजन से संबंधित आपका कंडोम दिया जाता है। आयरन की पिल्स दी जाती है यानी खून की कमी, भई मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, तो उसके शुरुआती जो महीने होते हैं 3, 4, 5, 6 महीने तक उसको जो है खून की कमी का जो है सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बच्चा जो है भई एक मनुष्य के अंदर एक मनुष्य पल रहा है तो जो है शरीर में कमी तो आती है। तो उसकी वज़ह से महिला को जो है खून की कमी हो जाती है और उसी के लिए जो है, जो आपकी आशा वर्कर्स होती हैं, उनको जो है आयरन की पिल भी उसमें दी जाती है। ठीक है? और साथ ही साथ आपकी जो प्रेग्नेंसी टेस्ट किट है, वो भी दी जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इस टेस्ट मतलब इस किट में क्या-क्या शामिल नहीं की जाती हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपके घर पर अगर नवजात शिशु पैदा होता है, उसकी देखभाल से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है? जैसे आपका HBYC इसको बोलते हैं होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड यानी जो बच्चा आने वाला है उसके लिए। ज़िम्मेदारी क्या होती है? आशा अब केवल जो है अस्पताल नहीं ले जाती, बल्कि घर-घर जाकर के चेकअप वगैरह भी करती है। अब क्या चेक करती हैं? इसमें ये भी पूछ लिया जाता है। तो नवजात जो शिशु होता है उसका वज़न कितना है? ठीक है? नमूनिया के लक्षण की जाँच करती है कि बच्चे क्योंकि शुरुआती जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है नमूनिया होने का जो है खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? जन्म से लेकर के आप देख सकते हैं 7 दिन तक तो बच्चे को वैसे खतरा रहता है क्योंकि सबसे नाज़ुक दिन होता है 7 मतलब जन्म से लेकर के 7 दिन तक बहुत खतरा रहता है बच्चों को। सबसे नाज़ुक दिनों में से गिने जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चों को जो है निमोनिया वगैरह की जो है लक्षण बहुत जल्दी से इस
समय में लग जाते हैं। तो यह सुनिश्चित करना कि जन्म के बाद बच्चे का घर सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है, बच्चे को कोई किसी प्रकार की जो है कोई परेशानी तो नहीं है। ये इसमें जो है शामिल है। फिर बात करते हैं दूसरा आपका एएनएम का क्या रोल है इसमें, ठीक है? इसको मेंटर भी कहते हैं, लेकिन ये बॉस नहीं होती, ठीक है? बात करते हैं एएनएम का पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका नाम होता है एक्सिलरी, ए से एक्सिलरी, एन से नर्स और एम से जो है आपका मिडवाइफ, ठीक है? तो अगर इसकी बात करें तो जो एएनएम होती है आशा वर्कर की बॉस नहीं है बल्कि एक मेंटर के रूप में कार्य करती है, यानी उसको जो है सलाह वगैरह देने वाली एक सदस्य होती हैं। अगर इसकी तकनीकी कार्य की बात करें तो गाँव में जो असली मेडिकल प्रक्रियाएँ होती हैं वो एनएम की रहती हैं। जैसे आपका इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, ठीक है? आशा जो है इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाती, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है? जो आपकी मुख्य सेविका की भर्ती हुई थी अभी 2 साल पहले, उसमें पूछा गया है। तो पूछा गया है कि जो आशा वर्कर्स हैं कौन-सा काम नहीं कर सकती हैं? वो दवाई दे सकती हैं, चेकअप वगैरह कर सकती हैं, लेकिन आपका इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है? और दवाई भी सिर्फ़ जो उनकी किट में शामिल है, जैसे आपकी पैरासिटामोल है, ठीक है? ये दे सकती है, फिर आयरन पिलर्स, ठीक है? इसके बाद में आपका जो ग्राम स्वास्थ्य आपका पोषण दिवस है, उसके संबंध में हम देख लेते हैं। देखिए, वीडीएनएच आपका विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे इसको कहा जाता है। ये कब से शुरू हुआ? हर बुधवार या फिर हर गुरुवार को मनाया जाता है गाँव में, ठीक है? होता क्या है इसमें? इसे गाँव का जो है टीकाकरण सत्र भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? टीकाकरण सत्र भी कहते हैं। आयोजक की बात करें कि इसमें जो है कौन-कौन जो है शामिल होता है या फिर कौन इसको जो है करता है? देखिए, इसे पूरे जो इवेंट का आयोजन है और संचालन है एएनएम जो होती है महिला कार्यकर्त्री उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देख देख लेते हैं आपका डेटा ट्रैकिंग जिसे आरसीएस रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं। जैसे रिकॉर्ड कीपर एएनएम के पास जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है, ठीक है? आरसीएच रजिस्टर इसमें जो है गाँव की हर गर्भवती महिला और बच्चे का नाम दर्ज किया जाता है। कब किस महिला को बच्चा हुआ है, उसका बच्चा कितने महीने का हो गया है, ठीक है? उस बच्चे की फिर 9 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इस प्रकार से जो है जाँच करने के में जो है उनको हेल्प मिलती है। अब ट्रेसिंग क्या है? देखिए किसका टीकाकरण हुआ है, किसका छूटा है, किसकी डिलीवरी कब होनी है, ये सब इसमें नोट किया जाता है। ठीक है? और ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? तो ये एएनएम की ज़िम्मेदारी होती है। और एएनएम किसके थ्रू इस काम को कराती हैं? तो आशा वर्कर्स के थ्रू इन काम को कंप्लीट कराती हैं। तीसरा आता है आपका आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है। ये क्या करती हैं आपकी एडब्ल्यूडब्ल्यू उनको कहा जाता है यानी कि कुपोषण से लड़ाई। भई गाँव में सबसे निचले स्तर पर देखें तो जो आशाएँ हैं, वो ही सबसे ज़्यादा जो है नज़दीकी या फिर कह सकते हैं करीबी होती है गाँव की महिलाओं के। अगर मुख्य फ़ोकस देखें तो बच्चों में जो कुपोषण है उसको रोकना, उससे संबंधित जो है आंकड़े इकट्ठे करती हैं, किस बच्चे को मतलब बच्चे का वज़न तोलना, इस बच्चे में इस चीज़ की कमी है, उनके घर जाकर के उनको जागरूक कराना। साथ ही साथ एसएएम की पहचान करना यानी अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करना और उनकी जो है मुख्य ज़िम्मेदारी में शामिल है। नियमित रूप से बच्चों का जो है वज़न तोलना, जैसा मैंने अभी बताया, उनका विकास चार्ट आदि जो है भरना क्योंकि एक चार्ट दिया जाता है कि मान लीजिए 3 महीने के बच्चे को इतना वज़न होना चाहिए, 6 महीने के बच्चे में इतना वज़न होना चाहिए, 9 महीने का बच्चा है तो उसमें इतना वज़न होना चाहिए। ये सब जो है एक ग्रोथ चार्ट में जो है एक लिस्ट में वो जो है नोट करके रखती हैं। इसके बाद में आपका आंगनवाड़ी जो मतलब राशन और शिक्षा से संबंध क्योंकि देखिए आंगनवाड़ी में क्या दिया जाता है, राशन दिया जाता है और शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है? जिन बच्चों पर बोलना मतलब जो बच्चे अभी-अभी बोलना सीखे हैं, उसे बिल्कुल जो नर्सरी ऐज के होते हैं, उन बच्चों को। जैसे पूरक पोषण की बात करें तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जो आपकी टेक होम रिएक्शन होती है सॉरी टेक होम रोटेशन होती है या फिर राशन देना। जैसे मान लीजिए अभी आपने अपने आस-पास के गाँव में देखा होगा कि जो महिला गर्भवती है उसके लिए क्या दाल, ठीक है? उसके लिए दाल, चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें जो है पोषण मतलब जिससे माता को पोषण मिले, उसके लिए जो है दी जाती हैं। और बात करें शिक्षा की तो यहाँ पर जो है स्कूल से पहले की शिक्षा यानी स्कूल से पूर्व की शिक्षा, स्कूल से पहले की शिक्षा जिसे प्री स्कूल भी कहा जाता है, जिसमें आपके 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है? कार्य क्या होता है इसमें अनौपचारिक शिक्षा देना यानी खेल-कूद में जो है पढ़ाई कराना, यानी खेल-कूद की तरह के साथ-साथ पढ़ाई कराना ताकि वे स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है? अब बात करते हैं एक नज़र में एए की ज़िम्मेदारियाँ देख लेते हैं, तीनों ए की, यानी आशा, एएनएम और आपकी आंगनवाड़ी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा एक बिल्कुल डिटेल में, यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको शॉर्ट में। जैसे आपका आशा करती है आशा का कार्य क्या है? आपका समुदाय को जोड़ना है, घर-घर जो है देखभाल जो है बच्चों की करना है,
ठीक है? और साथ ही साथ इनको दवाओं की किट भी दी जाती है। इनकी किट में क्या-क्या शामिल होता है वो हमने पढ़ा है। पैरासिटामोल होती हैं, आपकी आयरन पिल्स होती हैं, आपके कंडोम होते हैं और जो है आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती हैं। लेकिन आप ये जो है सुई वगैरह नहीं लगा सकती यानी इंजेक्शन किसी को नहीं लगा सकती। ये सिर्फ़ जो है बुखार वगैरह की जो है दवाई वगैरह दे सकती हैं। ओआरएस का घोल बच्चों को दे सकती हैं, इस प्रकार की। फिर बात करते हैं एएनएम जो इससे ऊपरा स्तर होता है। तो तकनीकी काम होता है इनका, इनका काम होता है टीकाकरण करना, मेंटरशिप करना, ठीक है? इनके पास क्या होता है आपका आरसीएच रजिस्टर जिसमें जो है सारा जो है आंकड़ा रखती हैं। उसके बाद आता है आपका आंगनवाड़ी यानी पोषण बच्चों की जो है शुरुआती पढ़ाई यहाँ पर जो है की जाती है 2 प्रकार से पोषण माता का भी और बच्चे का भी, ठीक है? क्योंकि जो महिला गर्भवती है उसको भी राशन दिया जाता है और जिस महिला को बच्चा हो चुका है उस बच्चे के लिए जो है 5 साल तक जो है राशन दिया जाता है और स्कूल से पहले की जो है पढ़ाई भी यहाँ पर एक वो है और आपका वज़न तोलना भी, क्या किस बच्चे का कितना वज़न है, इसका जो है एक ग्राफ बना कर के रखते हैं, ग्रोथ कार्ड जिसको बोलते हैं। निष्कर्ष क्या है, जब ये तीनों मिलकर काम करती है तो गाँव स्वस्थ रहता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। देखिए शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात करें, इसकी रणनीतिक ढाँचा देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है शहर में किस प्रकार से जो है काम करता है। देखिए अर्बन हेल्थ मिशन यानी एक परिचय हम देखेंगे शहर की जो अदृश्य चुनौतियाँ हैं उसको समझेंगे, कैसी-कैसी हैं, ठीक है? तो देखते हैं चलिए। आपका सबसे पहला है शहरी स्वास्थ्य जटिल क्यों है? देखिए हमने गाँव को पढ़ा, देखिए हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं इसलिए हमने गाँव को जो है आसान तरीके से समझ लिया। उसी प्रकार से शहर को भी जो है हमें समझना है, ठीक है? और साथ ही साथ गाँव और जो है हम शहर में अंतर भी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं शहर और गाँव में अंतर क्या है? देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है दिखावे का भ्रम यानी शहरों में जो है बड़ी-बड़ी इमारतें और चकाचौंध होती हैं, जिसके पीछे गरीबी और बीमारियाँ जो हैं छिप जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है लोग शहर में सभी लोग जो हैं अमीर हैं, वहाँ पर बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? यानी बड़ी-बड़ी इमारतों और चकाचौंध के पीछे क्या होता है शहरों की जो बीमारियाँ हैं और गरीबी है वो छिप जाती हैं। फिर बात आती है ग्रामीण बनाम शहरी यानी कि गाँव में समस्याएँ सामने दिखती हैं, लेकिन शहर में जो है उन्हें ढूँढना पड़ता है। क्या है? गाँव में तो समस्याएँ खुद से सामने आ जाती हैं, लेकिन शहर में उन्हें ढूँढना पड़ता है। अब रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए यहाँ स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत जो है अस्पताल से नहीं, बल्कि नक्शे से होती है। क्या होती है? नक्शे से होती है। वो कैसे थी होती है? हम समझेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं पहली आपकी मैपिंग और वेलनेस उसके बाद आपका देखते हैं पहला कदम क्या होगा? देखिए सबसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की पहचान करना होगा। जिस प्रकार से गाँव में क्या है आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन शहर गाँव के मुकाबले बड़े भी होते हैं, ठीक है? और यहाँ कैसी-कैसी समस्या देखने को मिलती है मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी-बड़ी जो इमारतें हैं वो गरीबी और बीमारियों को छुपा कर रखती हैं। तो पहला कदम क्या होगा सबसे कमज़ोर वर्ग और साथ-साथ ज़रूरतमंद जो आपके लोग होते हैं उनकी पहचान करना। दूसरा आपका मानसिकता में बदलाव। स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि बीमार लोग कहाँ छिपे हैं, उसको ढूँढना। उसके बाद में 2 तरह की दुनिया होती है, शहर में 2 प्रकार की जो है बस्तियाँ होती हैं, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है? बात कर लेते हैं कि स्लम के प्रकार देख लेते हैं, अधिसूचित बनाम और गैर अधिसूचित। देखिए अधिसूचित वो जो आपकी वेल सेटल जो आपकी कॉलोनीज़ होती हैं, ठीक है? जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। एक होती है आपकी गैर सूचित यानी कि अवैध बस्तियाँ। ऐसे ही लोग जो हैं मतलब कहीं पर अगर मेट्रो वगैरह पुल जा रहा है, ठीक है? उसके नीचे जो है झुग्गी-झोपड़ी डाल कर के रहते हैं लोग, तो ये होती है अवैध। जैसे रेलवे ट्रैक पे भी, ठीक है? कुछ लोग। तो अगर आप देखें अधिसूचित स्लम की बात करें, यानी नोटिफाइड जो स्लम होती है उनको, तो इस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। यहाँ पर जो है सुविधाएँ पहुँचाना आसान भी होता है। लेकिन अगर बात करें गैर अधिसूचित स्लम की, तो ये होती हैं आपकी अवैध बस्तियाँ, जैसे रेलवे ट्रैक कह लो या फिर आप जो है किसी भी पुल के नीचे जो है वहीं पर जो है अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। तो ये रिकॉर्ड में शामिल नहीं होते हैं और यहाँ पर जब रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे जो है एक जनसंख्या रहती है, ठीक है? और सुविधा से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ ऑफिसर का मुख्य फ़ोकस कहाँ होना चाहिए, ठीक है? किस प्रकार से वो जो है टैकल क करेगा उस स्थिति को, ठीक है? अगर हॉटस्पॉट देखिए गैर अधिसूचित बस्तियों की बात करें तो इन बस्तियों में क्या होता है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पनपती हैं। बीमारियों की शुरुआत ही यहीं से होती है, ठीक है? चूँकि ये अवैध है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना जो है सबसे मुश्किल जो है कार्य होता है क्योंकि हमें इस जगह के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे आबादी है। या फिर शहर में मान लीजिए
दिल्ली जैसा शहर है, उसमें कहाँ-कहाँ हम ऐसे आबादी को ढूँढते फिरेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए, तो यानी मुश्किल होता है, ठीक है? मुश्किल कार्य होता है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। लक्ष्य क्या है? एक प्रभावी जो हेल्थ ऑफिसर होता है, उसका क्या काम होता है? इन्हीं को अदृश्य क्षेत्रों को ढूँढ करके जो है, चिन्हित करना और यहाँ तक जो है पहुँचना और जो सुविधाएँ हैं, इनको सुलभ तरीके से इनको प्रदान करना। इसके बाद में देख लेते हैं दूसरा आपका शहरी प्राथमिक जो आपका स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसका एक अलग नज़रिया। कैसे? देखिए सिर्फ़ एक इमारत नहीं, जैसे आपका यूपीएचसी ग्रामीण में या फिर पीएचसी आपका बिल्कुल, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। शहर की जो जीवन शैली है, शहर के लोग और मज़दूर दिन भर काम करते हैं और रात को जो है आपका, ठीक है? इसी तरह अगर समस्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए यहाँ पर जो अगर अस्पताल सुबह खुलता है और शाम को बंद होता है, तो मज़दूर अपना इलाज कब कराएगा? आई नहीं समझ में बात? तो इस तरीके की जो है यहाँ पर देखने को चुनौतियाँ सबसे बड़ी मिलती हैं। ठीक है? शाम की ओपीडी देखिए ओपीडी आपने सुना होगा, ठीक है? ओपीडी लगता है, तो इसका जो है समय समय का अनुकूलन, जैसे आपका 8 से 10 बजे, 10 से 12 बजे जो है आपका बंद रहता है, 12 से 2 बजे खुलेगा, फिर 2 से 4, 6, 8 यानी इसके बीच में खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से। तो ये जो है एक सिस्टम गड़बड़ाने का जो है सबसे मुख्य कारण है। जैसे अगर समय की बात करें तो दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है, ठीक है? दिहाड़ी मज़दूर आपका काम खत्म करने के बाद ही अस्पताल जा सकता है, पहले तो नहीं जा सकता। अब सबसे पहले वो अपना काम देखेगा, अगर काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से होंगे, ठीक है? अब आप कहेंगे कि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं, भई उसको अस्पताल में नहीं देने पैसे, लेकिन उसको आने-जाने और जो है और चीज़ों में तो पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये नुकसान है। फिर यह जो है समय सारणी सुनिश्चित करती है कि इलाज के चक्कर में उनकी जो दिहाड़ी है उसको नष्ट ना करें, यानी अपनी मज़दूरी करें और उसके बाद जो है आकर के इलाज कराएँ। इसके बाद बात करते हैं आपके यूपीएससी में कौन इलाज करता है? जैसे हमने शहर में देखा था उसी प्रकार गाँव में देखा था उसी प्रकार से शहर में है। जैसे आपका एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है? डेली फुल टाइम रहता है, ठीक है? फुल टाइम रहता है किसी आप टाइम आप जाओ, ठीक है? इलाज करा सकते हो। उसके बाद में आपकी गायनोकोलॉजिस्ट रहती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती हैं, ठीक है? उसके बाद आपके अदर जो इसके हेल्प करने वाले जो हैं सदस्य वो रहते हैं, ठीक है? ठीक है? इसके बाद में देख लेते हैं महिला आरोग्य समिति, जो आपकी शहरी सामुदायिक संरचना है, उसमें कैसे कार्य करती है, ठीक है? अब अंतर देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एक मजबूत ढाँचा होता है, लेकिन शहरों में ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। गाँव में कौन-सा होता है? आपका पंचायत क्षेत्र होता है, लेकिन शहरों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए शहरों में जो है आपका मास एमएएस यानी महिला आरोग्य समिति का गठन किया गया है। इसी समिति से संबंधित जो है यहाँ पर बात कही गई है। अगर भूमिका की बात करें तो यह शहरी जो आपका स्वास्थ्य मिशन है उसकी रीढ़ माना जाता है, उसका स्तंभ माना जाता है, ठीक है? उसके बिना इसका कोई भी जो है अस्तित्व नहीं है, ठीक है? उसके बाद में देख लेते हैं, आपका मास की संरचना कैसी है, वो आप एक बार माइंड में सोच करके ऐसे देख सकते हैं। अगर सदस्य की बात करें तो बस्ती की 10 से 12 सक्रिय महिलाएँ इसमें शामिल होती हैं, ठीक है? आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और स्वास्थ्य जो समस्याएँ हैं उन पर नज़र रखती हैं और फिर जो है सूचित करती हैं। वो फिर किससे जुड़ती हैं? आपके मेन मैप से जुड़ती हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं मास फंड यानी कि आपका 5,000 रुपए तक की यानी कि क्या-क्या राशि दी जाती है वो देख लेते हैं इसमें। अगर सालाना फंड की बात करें तो हर जो मास ग्रुप को 5,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं। यानी एक ग्रुप जो बना हुआ है मान लें 5 महिलाएँ, 10 महिलाएँ उसमें शामिल हैं। तो उनको सालाना 5,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है ताकि जो आपातकालीन स्थिति है और जो जनहित के कार्य हैं उनको जो है सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है? उसमें इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है? और भी आपकी जो सफाई और स्वच्छता संबंधी चीज़ें आती हैं इसके लिए। इसके बाद देख लेते हैं चुनौती, इलाज या फिर दिहाड़ी का इसमें क्या रोल रहा। देखिए आपका अगर अस्पताल गए तो आज की दिहाड़ी कट जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर बताया। तो कठिन विकल्प है आपका देखिए बीमारी और रोटी के बीच में उन्हें जो है अक्सर रोटी को चुनना पड़ता है, यह भी एक उनकी प्रमुख समस्या में से एक है। इसके बाद देख लेते हैं विशेष आउटरीच कैंप, ठीक है? समाधान क्या है? इसमें कार्यप्रणाली कैसे किस प्रकार की है वो समझ लेते हैं। यदि मरीज़ अस्पताल नहीं आ सकता, तो अस्पताल मरीज़ के पास जाएगा, ठीक है? भई ये तो कारण है अगर मरीज़ अस्पताल के पास नहीं आ सकता तो आप कैंपिंग वगैरह कीजिए ऐसे क्षेत्र में, ठीक है? कैंप लगा कर के जो है आप उन सुविधाओं को सुलभ कराइए। कार्यप्रणाली डॉक्टर और एएनएम जो है सीधे स्लम में जाकर के टेंट लगा कर के इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है? जैसे गाँव वगैरह में भी कभी-कभी ऐसा जो है कैंपिंग वगैरह होती है। इसके बाद में ग्रामीण और सहज स्वास्थ्य आपके जो वृद्धावास यानी देखिए, आपका जो ग्रामीण
परिवेश है और शहरी परिवेश है, दोनों जो है एक-दूसरे के विलोम शब्द आप कह सकते हैं, ठीक है? क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द कह सकते हैं। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो समस्याएँ जो होती हैं, वो उभर कर अपने आप सामने आ जाती हैं। वहीं अगर हम शहरों की बात करें, समस्याएँ हैं लेकिन सामने उभर कर नहीं आती, उनको खोजना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका जो है इन दोनों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण है एक प्रकार से, ठीक है? देख लेते हैं इसको भी हम। देखिए हम तुलना कैसे करेंगे? जैसे शहर के जो हैं किस प्रकार के स्तर होते हैं और वहीं ग्रामीण के स्तर कैसे होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। आपका प्रशासनिक तंत्र कैसा होता है, पर्यावरण और सामाजिक जो निर्धारित होते हैं, वो भी जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। स्वास्थ्य खोजने का व्यवहार मतलब शहर में आपको क्या करना होगा इस चीज़ को खोजना पड़ेगा। वहीं आप ग्रामीण में देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं खुद ब खुद उभर कर अपने आप आ जाती हैं। और आपका महामारी विज्ञान, तो ये स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ आपका महामारी विज्ञान, फिर स्वास्थ्य खोजने का व्यवहार, फिर पर्यावरण और सामाजिक जो निर्धारक हैं उनको जो है खोजना, उसके बाद में आपका प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है? इस देखिए, इसका सबसे पहला आयाम क्या है? ग्रामीण भारत जो संक्रामक रोगों का गढ़ कहा जाता है। क्या? ग्रामीण भारत जो संक्रामक रोगों का गढ़ कहा जाता है। मुख्य समस्या क्या है यहाँ पर गंदगी और जो है आपको देखते गंदी और जो है अभाव से जड़ी जुड़ी बीमारियाँ होती हैं। यानी आपने देखा होगा गाँव वगैरह में क्या होता है, आप लोग खेती वगैरह करते हो, आपने देखा होगा धान की खेती की जाती है ना गाँव में, तो अगर आपने कहीं पर जो है एक बड़े क्षेत्र में जो है धान उगाई है, तो वहाँ पर आपकी मीथेन गैस जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ आप गाँव में देखेंगे, गाँव में जो है पशु वगैरह पाले जाते हैं, उनसे क्या होता है आपका गोबर वगैरह यानी गोमय और ये सब चीज़ें जो है इकट्ठी की जाती हैं, उनसे क्या होता है, उनसे जो है कहीं न कहीं जो है पर्यावरण को जो है प्रदूषित वो करते हैं। हालाँकि वो जो है कुछ न कुछ बेनिफिट भी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीमारियाँ जो है वहाँ से पनपने का कार्य करती हैं। तो उसी में क्या आपकी मुख्य समस्या है वो देखते हैं। यहाँ पर जो है गंदी और आभाव से जुड़ी जो पुरानी बीमारियाँ हैं वो होती हैं, ठीक है? हावी है वहाँ पर। जैसे आपकी मच्छर जनित मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस ये सब चीज़ें। कारण क्या है? मतलब मान लीजिए आप पशुओं को पालना है वो गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि पशुओं को पालेंगे उनका जो मल है या फिर उनका गोबर वगैरह है वो चीज़ें भी होंगी। तो उस चीज़ों को जो आप है एक बंद क्षेत्र में जो है उसको इकट्ठा करें, उसका फिर समय-समय पर उपयोग करें, ठीक है? इस प्रकार का आप काम कर सकते हैं। तो लेकिन गाँव में होता क्या है खुले खेत होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, मच्छरों के प्रजनन जो है आदि जैसा कार्य देखने को मिलता है। उसके बाद में जल से संबंधित जैसे आपका क्योंकि गाँव में क्या होता है नल वगैरह से पानी पिया जाता है, ठीक है? कहीं पर भी पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, तो अगर कहीं साफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें जो है मलेरिया के जो है आपके डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं और अपने जो है अंडे दे कर के और ज़्यादा मच्छरों को फैलाते हैं। वो क्या करते हैं वो फिर मानव पे जो है प्रहार करते हैं, उससे मानव इन्फेक्शन होता है और फिर जो है ऐसे करके जो आपकी बीमारियाँ फैल जाती हैं, ठीक है? तो खुले खेत हो, झाड़ियाँ हो, इनमें जो है मच्छरों के प्रजनन आदि से संबंधित भी परेशानी देखने को मिलती है। जल की बात करें तो यहाँ पर हैज़ा और टाइफाइड जो है बीमारियाँ जल से फैलती हैं। कारण क्या है? बिना ट्रीटमेंट में हैंडपंप या फिर कुएँ से जो है पानी निकालना और पीना। कुपोषण की बात करें तो बच्चे में जो है अविकसितता और महिलाओं में जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी आपको जो है शहरों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं पहला आयाम जो आपका शहरी भारत का है, बीमारियों का दोहरा जो बोझ है, वो कैसे झेल रहा है, ठीक है? देखिए, यहाँ संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों प्रकार की बीमारियाँ जो हैं आपकी पनप जाती हैं। जिसमें आपके संक्रामक रोगों की बात करें तो आपका जो आपकी अ, भीड़-भाड़ और वेंटिलेशन की कमी से जो है आपका टीबी और श्वसन जो संक्रमण है तेज़ी से फैलते हैं। फिर गैर संक्रमक रोग जैसे शहरी जीवन शैली आपका कम चलना, जंक फूड की देन है, ठीक है? देखिए अब कोई व्यक्ति है, सुबह से शाम तक खाए जा रहा है, चल वह रहा नहीं, तो क्या होगा शरीर में जो है उसके कुछ तो जंक फूड खा रहा है, ठीक है? ऊपर से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उसकी जो शरीर में जो है जंक फूड वगैरह से क्या होगा उसके जो है हृदय पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? उसका बीपी, ठीक है? डायबिटीज़ उसको हो जाएगी, इस प्रकार की जो है यानी उसकी जीवन शैली अगर सही तरीके से नहीं चल रही है, तो शरीर में जो है कोई न कोई जो है रोग उसके कारण हो जाना, ठीक है? फिर तीसरा आपका चोर और दुर्घटनाएँ यानी सड़क दुर्घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं शहरों में, ठीक है? मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है शहर में, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं ग्रामीण बाधा यानी दूरी का अत्याचार। भई एक बात बताइए गाँव में सभी चीज़ें दूर-दूर हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर गाँव में भौतिक पहुँच सबसे जो है दुर्लभ
काम है। दूसरा आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपका कम से कम 5 से 10 किलोमीटर दूर होता है। परिवहन की बात करें तो गाड़ी या साधन जो है मिलते हैं, हालाँकि अब मिलने लगे हैं, लेकिन कुछ गाँव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर जो है पहुँचने का जो तरीका है, साधन है, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है? नतीजा क्या है, मरीज़ तब तक अस्पताल नहीं जाता, तब तक जो है उसकी हालत गंभीर हो जाती है और लोग घर के पास जो है मौजूद झोला-छाप जो डॉक्टर है, उस पर भी जो है निर्भर करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को कोई परेशानी उसको हो रही है, तो वो सीधा जो है शहर की तरफ नहीं भागेगा। मान लीजिए अगर उसके पास गाड़ी वगैरह है, साधन है तो वह जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है जिसके पास साधन नहीं है, तो वह क्या करेगा? जो गाँव में जो नॉर्मल डॉक्टर हैं, ऐसे ही झोला-छाप उनके पास जाएगा, ठीक है? उन पर निर्भर रहेगा। ये गाँव की स्थिति है। शहरी बाधा देख लेते हैं, बहुतायत और विरोधाभास। देखिए गाँव में क्या है कि आपके पास साधन नहीं है, तो आप जा नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से शहर में इसका उल्टा है। कैसे? अस्पताल बहुत हैं, फिर भी इलाज मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, ठीक है? सब लोग जा रहे हैं, किसी को खाँसी है वो भी जा रहा है, बुखार है वो भी जा रहा है, किसी को इमरजेंसी है वो भी जा रहा है। तो भीड़-भाड़ इतनी है कि उसकी वजह से जो है आप सुविधाएँ नहीं ले पा रहे हैं। अब बाधाएँ क्या हैं? प्राइवेट अस्पताल बहुत महँगे हैं, वहाँ जा नहीं सकते हैं। सरकारी अस्पताल अत्यधिक भीड़ है, ठीक है? वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सुबह चला गया तो शाम तक उसको जो है लाइन में लगा रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उसका जो है क्या होगा? उसका नुकसान होएगा। वो मतलब काम कब करेगा? ठीक है? काम कब करेगा? पैसा कब कमाएगा? तो इसलिए उसका जो है ये नुकसान हो रहा है। फिर नतीजा देख लेते हैं कि जो लोग हैं सीधे मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, ठीक है? इसमें भी उनका खर्चा होता है। इससे आपका क्या होता है दवा का जो असर और बार-बार क्या होता है दवा मतलब मान लीजिए किसी को जुकाम है, वह भी दवा लेकर आ रहा है, खा रहा है। ये नहीं कि जुकाम के लिए आप जो है कुछ मतलब कम कम दवाई लें। ऐसा नहीं कि भई बार-बार आप दवाई लिए जा रहे हैं क्योंकि जुकाम ऐसी जो है बीमारी है जो लगभग 1 से डेढ़ महीना लेते हैं, खाँसी और जुकाम। हालाँकि हमें जो है उनके उपचार कराने चाहिए, ठीक है? इससे क्या करता है कि व्यक्ति दवा लेता है और दवा का जो असर होना, वो कम हो जाता है, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रामीण पर्यावरण और समाज, ठीक है? इसका तीसरा आयाम है ग्रामीण पर्यावरण और समाज। देखिए स्वच्छता की बात करें तो खुले में शौच जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है? अभी भी एक चुनौती है। हालाँकि गाँव में जो है इस चीज़ को सुधारा जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है खुले में शौच अभी भी कई जगह की जाती है, ठीक है? इससे क्या होता है आपका कृमि संक्रमण फैलने का खतरा होता है। आवाज़ की बात करें तो जो घर हैं हवादार होते हैं, लेकिन इंडोर प्रदूषण यानी कि जो चूल्हे का धुआँ है, वो जो है महिलाओं के फेफड़ों को अभी भी जो है ग्रसित कर रहा है, यानी महिलाएँ जो हैं अभी भी चूल्हे पर काम करती हैं गाँव में, ठीक है? सामाजिक जो आपका ताना-बाना है, वो बहुत मजबूत है। आशा दीदी पर जो है सबको भरोसा है। नुक्कड़ नाटक से पूरा गाँव जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए कोई आशा गाँव में मोहल्ले में जा रही है, तो सभी महिलाओं को जो है समझाती है किसी बीमारी से संबंधित जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो घर घर जाकर उन्होंने क्या समझाया कि भई आपको जो है कोई बाहर से आ रहा है, उसके साथ आप जो है हाथ से संपर्क नहीं करेंगे, ठीक है? कोई मतलब कोविड-19 में आपने क्या करा सब्ज़ी वग़ैरह भी जो है बाहर से लेकर नहीं खाई, जो आप घर में जो था उसी से जो है आप लोगों ने काम चलाया। तो ये क्या है मतलब एक-दूसरे से जो है कैसे वार्तालाप करनी है, किस प्रकार से समायोजन को जो है बेहतर बनाना है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कशन उनके साथ करना होता है। उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा आयाम आपका शहरी पर्यावरण और समाज। अभी हमने ग गाँव का देखा, अब देख लेते हैं शहरी पर्यावरण। देखिए स्वच्छता की बात करें, तो सीवरेज की कमी, खुली नालियाँ हैं, कचरा के ढेर हैं, ठीक है? शौचालय हैं जिसमें मतलब 50 से 100 लोग जो हैं डेली उसी में जा रहे हैं, ठीक है? एक ही शौचालय में। अत्यधिक भीड़-भाड़ है, छोटे-छोटे कमरे हैं जिसमें 6 से 8 लोग रह रहे हैं, ठीक है? एक को मान लीजिए किसी को फ्लू हो गया, मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया है, तो दूसरे को लग जाएगा, ठीक है? टीबी हुआ है, वो खाँसेगा, वो दूसरे को लग जाएगा। तो इस तरीके की चुनौतियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं सामाजिक अलगाव, पड़ोसी एक-दूसरे को नहीं जानता, ठीक है? स्वास्थ्य संदेश देना मुश्किल है और गाँव में क्या है, सब जो है मिल-जुल कर रहते हैं, लेकिन शहरों में इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है? प्रवासी मज़दूर जब मतलब बार-बार जगह बदलते रहते हैं। मान लीजिए आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे जो है फिर उसने काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा दूसरी जगह जा कर के। तो ठीक है, ये भी जो है आपका बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप बार-बार जगह बदलते हैं। टीकाकरण जो है ट्रैक करना मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। तो कुछ जो लोग हैं इससे संबंधित जो हैं आपके क्या रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं उन इलाजों से या फिर उन सुविधाओं से। चौथा आयाम है आपका ग्रामीण प्रशासन। एकल कमान, जैसे आपका स्पष्ट ढाँचा होता है, ग्रामीण में बात करें क्योंकि ज़िम्मेदारी तय करना आसान है, ठीक है? बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है आपकी पंचायती राज, ठीक है? जिसमें ग्राम प्रधान के आस-पास जो आपका
एचएसएनसी का जो फंड होता है और मतलब कि जो ग्राम प्रधान होता है वह भी क्या करता है आपका कुछ ना कुछ जो है मदद करता है इस संबंध में, ठीक है? और इन मतलब गाँव में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके जवाबदेह भी होते हैं, ठीक है? और बात करें आपके स्ट्रक्चर बॉडी की यानी कि सीएमओ होता है आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके बाद में आपका एमओआईसी होता है, एएनएम होती है और फिर आपकी आशा वर्कर्स होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर गाँव में अगर देखें तो एक सुलभ तरीका है किसी भी बीमारी को टैकल करने का। उसके बाद में आता है आपका शहरी, शहर में देख लेते हैं कैसा प्रशासन है, ठीक है? जहाँ गाँव में एक केंद्रित देखने को मिलता है प्रशासन, वहीं शहरों में बिखराव यानी कि फैला हुआ, ठीक है? कैसे? देखिए मल्टीपल जो है एजेंसियाँ हैं मतलब दुनिया भर के आपके अस्पताल हैं, दुनिया भर के आपके जो हैं मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है? और आपके जो सफाई वगैरह है, नगर निगम के हाथों सौंप दी गई है। मतलब कोई व्यक्तिगत जो रूप से है वहाँ पर कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। ठीक है? मलेरिया का छिड़काव कर दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ठीक है? आंगनवाड़ी आईसीडीएस के रूप में जो है कार्य करती हैं। नुकसान क्या है? इससे नुकसान क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी, यानी वार्तालाप की कमी, यानी बातचीत की कमी, ठीक है? विभागों में लड़ाई काम को लेकर के, ठीक है? काम अटक जाता है। क्या होता है? काम अटक जाता है। नेतृत्व की बात करें तो कोई प्रधान नहीं, जैसे गाँव में होता है, कोई लीडर नहीं, ठीक है? कोई एक मेन बिंदु नहीं जहाँ पर जो है सब लोग इकट्ठा होकर के किसी टॉपिक पर बात कर सकें और उसको सुलझा सकें, ठीक है? स्वास्थ्य में जो है क रुचि लेते नहीं लोग, ठीक है? तो ये आपका इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो आपका एनएच एनआरएचएम आपका है, यानी कि ग्रामीण और आपके शहरी में दोनों में तुलना देख लेते हैं, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है और कैसे शहरी क्षेत्र में काम करता है, ठीक है? एनआरएचएम ग्रामीण की बात करें तो आपका जो ग्रामीण है गाँव है, उसमें क्या है, इसका प्लेटफ़ॉर्म को देखें तो आपका वीएचएसएनसी के रूप में ये काम करता है, यानी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, ठीक है? फ़ोकस जो आपका बिंदु होता है वो मातृत्व यानी माता और जो शिशु की मृत्यु दर है उसको कम करना, ठीक है? इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। वहीं शहर की बात करें तो बस्ती या स्लम जो आपका एरिया होता है वो इसमें किया जाता है। प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो इसमें होते हैं आपकी एमएएस यानी कि महिला आरोग्य समिति, ठीक है? जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है? महिला महिला आरोग्य समिति इसमें है। उसके बाद मुख्य जो बिंदु है उसकी बात करें तो इसमें शहरी गरीबों तक पहुँच और दोहरे रोगों से लड़ना। भई पहुँच भी क्या है शहरों में सुलभ नहीं है। जिस प्रकार गाँव में पहुँच कैसी है सुलभ है, उसी प्रकार शहरों में जो पहुँच है आपकी सुलभ नहीं है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं अगर आपसे इसी संबंध में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में अगर आपको जो है मलेरिया रोकना है तो गाँव और शहर के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? इसमें आपको अंतर बताना है। तो कैसे बताएँगे? अगर गाँव की बात करें तो मच्छरों के सोर्स जैसे खेत, झाड़ियों जो है इन पर फोकस करें, ठीक है? सामुदायिक बैठक इनकी चर्चा करें। लेकिन अगर शहर की बात करें तो वहाँ पर जो है पानी का जमाव ये कूलर में, टायर में आदि जो हैं, इन सब चीज़ों में इन पर फ़ोकस करें और साथ ही साथ नगर निगम के साथ जो समन्वय है, उनको इसमें ज़रूर जो है जॉइन करें, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या है, मुख्य सीख क्या है, हमने क्या इससे सीखा है? ग्रामीण स्वास्थ्य समस्या यानी पहुँच और बुनियादी सुविधाओं की है, ठीक है? कैसी है? ग्रामीण जो स्वास्थ्य समस्या आपकी कैसी है? पहुँच और बुनियादी सुविधाओं की है। वहीं शहर की बात करें तो शहरी जो आपके स्वास्थ्य समस्या है वो कोऑर्डिनेशन और जीवन शैली पर आधारित है। एक अच्छे स्वास्थ्य अधिकारी की जगह के हिसाब से जो आपकी रणनीति है, वो जो है आपको बदलनी होगी गाँव और शहर को, क्योंकि गाँव में अलग रणनीति से काम चलता है और शहरों में अलग रणनीति से काम चलता है, ठीक है? फिर बात करते हैं वन साइज़ फिट ऑल यानी कि एक लाठी से सबको हाँकना जो है स्वास्थ्य में कम काम नहीं करता, यानी कि आपको जिस प्रकार का क्षेत्र है, वहीं पर जो है आपको उसी प्रकार का कार्य करना होगा। तो धन्यवाद आज के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, तो क्लास को लाइक करें, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हम एक-एक जो टॉपिक को लेकर के जो है अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट करेंगे और आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।